डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 4 है और आज हम पढ़ेंगे एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो बच्चों आज हमारा डे 4 हो गया। 3 दिन में हमने काइनेमेटिक्स खत्म कर दी है और आज हम कोशिश करेंगे कि एनएलएम को खत्म कर दें। ठीक है, एक लेक्चर में लगभग सारे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे क्वेश्चंस, सभी कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके अंदर आएगी, ध्यान रखना। जब हम स्ट्रिंग वगैरह के या फिर एनएलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एफबीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आओ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज एनएलएम, है ना। डे नंबर 4 हमारा आज और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं एनएलएम क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ एनएलएम। तो देखो एनएलएम के लिए सबसे पहले ये चीज याद रखना है आपको कि एनएलएम जो स्टार्ट हुआ है वो फोर्स से स्टार्ट हुआ है। फोर्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। फोर्स है पुश और पुल वाली, ध्यान रखना। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वहां पे एक फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। आइदर टेंस टू द या फिर चेंज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो वो रेस्ट को मोशन में ला दे या फिर मोशन को रेस्ट में ला दे, है ना। पुश और पुल की हेल्प से, है ना। तो ऐसे जब स्टेट चेंज कर दे, वो चेंज द स्टेट, उसी को क्या बोलेंगे भाई, उसी को बोलोगे आप फोर्स। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको कहीं याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नीट वाले बच्चे हो और इन चीजों का पता रखना है आपको। ये 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इसके इफेक्ट्स भी देख लो भाई फटाफट फटाफट कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखो, नॉन जीरो रिजल्टिंग फोर्स मैनी प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स बॉडी। कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है ये। मे बी द चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फोर्स आपकी स्पीड चेंज कर सकता है। जो भी बॉडी कोई मोशन में है उसकी स्पीड मान लो 10 to 20 हुई, तो वो चेंज हुआ ना उसमें, तो उस टाइम फोर्स ही उसका एप्लीकेबल होता है या फोर्स की वजह से स्पीड चेंज होती है। दूसरी चीज, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ये, ठीक है। कोई सीधा सीधा जा रहा है, इधर घूमना है, उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो टॉर्क लगाएगा या फिर रोटेशनल मोशन लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, कुछ भी फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चेंज द बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों भी चेंज कर सकता है, ध्यान रखना। ये इसका इफेक्ट ये। इट्स में भी चेंज द साइज एंड शेप, ध्यान रखना, ठीक है। हम किसी को प्रेशर लगाए यहाँ पे, वहां पे भी तो फोर्स ही लग रहा है ना, तो फोर्स लगा के हम किसी की शेप चेंज कर दे, साइज चेंज कर दे, तो यहाँ पे ये इसके इफेक्ट्स दिखते हैं हमें फोर्स के, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ध्यान रखना। फोर्स क्या है भाई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल है, दो बॉक्स रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। 40 न्यूटन 37 डिग्री पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एरो इधर है, यहाँ पे पुश कर रहा है ये, और ये पुल कर रहा है, ठीक है। तो इनके जो जो फोर्स होगा वो ध्यान रखना हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी, अभी तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। बाकी हम जब बाद में देखेंगे मोशन, तो मोशन में जब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उसके एक्सेलरेशन की तरफ होगी, जिधर उसका एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। और रेस्ट के अंदर अभी जो भी होगा उसके कंपोनेंट वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये 40 है, 37 पे लगा हुआ है, तो देखो 40 इधर नहीं लग रहा है, वो इधर लग रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं रोल अदा करती है अपना। ओके, चलो ये थी फोर्स के बारे में छोटी छोटी चीजें। और फोर्स का और भी कुछ मतलब यूनिट वगैरह कुछ देखना है तो इसकी एसआई या फिर एमकेएस यूनिट इसकी न्यूटन होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी डाइन होती है, ठीक है। और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होती है। इतनी सारी डाइने 1 न्यूटन के बराबर होती है, ठीक है। ये इसकी, और इसके अलावा इसकी एमएलटी भी याद रखना, इसकी डायमेंशन याद रखना भाई। M1L1 T-2 112 कोड नंबर 112 से याद रखते हैं ये, ठीक है। तो इसमें 2 माइनस का होता है, M1L1 T-2, ये भी कई जगह यूज हो जाता है, ठीक है। चलो आओ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या है भाई न्यूटन ने, या फिर इसको इनर्शिया का लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। न्यूटन्स लॉ या फिर इनर्शिया का फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसमें यह बोला जाता है कि कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कोई अलग से साइड से या फिर अलग से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ना, जब तक वो स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, ठीक है।
जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को कोई आगे धक्का नहीं मारेगा ना, जब तक धक्का नहीं मारेगा ना, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, ठीक है। या फिर मैं चल रहा हूँ ना, तो मैं चलता चलता रुकूंगा नहीं जब तक मुझे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। मैं खुद की बॉडी की बात नहीं कर रहा, खुद तो खुद से रोक रहा हूँ ना, मेरा माइंड जवाब दे रहा भाई रुक जा, है ना, तो वो अलग सेंस है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को रोकना एक तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही रहेगी, जब तक कि उसके क्या नहीं लगता, ऊपर कोई एक्शनल फोर्स नहीं लगता, जब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो रेस्ट का रेस्ट में, मोशन का मोशन में, विदाउट एनी एक्शनल फोर्स स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे ही फोर्स लगा स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज मतलब रेस्ट से मोशन में आ सकता है ना। जैसे बस स्टार्ट होती है कोई, तो इंजन वर्क करता है वहां पे, है ना, और आगे ले जाता है। और एक दूसरा है कि जैसे मोशन से रेस्ट में आना, बस को रोकना है कहीं, है ना, सामने कुछ आ गया तो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो वो जो ब्रेक लगाए ना, वो ब्रेक वहां पे फोर्स अप्लाइड करता है, ठीक है, तो एक्शन फोर्स लगता है। ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। देन अब आओ लीनियर मोमेंटम पे। लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, टोटल मास या फिर टोटल अमाउंट ऑफ द मोशन possessed by the moving body is known as momentum of the body। इसका मतलब है कि कोई भी मास है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इसको, इस क्वांटिटी को या फिर इस पोजेस को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम आता है, ध्यान रखना। मतलब कुछ मास हो और उसके पास वेलोसिटी हो, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे भाई, मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ये मल्टीप्लाई होता है एम इंटू वी से, वेलोसिटी से, ठीक है। और ये क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो देखो केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये होती है इसकी यूनिट होती है इसकी, ठीक है, मोमेंटम में। अब आता है चेंज इन मोमेंटम। ये तो हुआ, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका मतलब एक डायरेक्शन होगा, है ना। तो मास इनटू मल्टीप्लाई, इस अमाउंट को क्या बोल रहे हैं हम, मोमेंटम, है ना। तो ये हुआ मोमेंटम। अब एक आता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, है ना। तो डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर के डायरेक्शन के साथ लेकर जाता है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, और उसकी कुछ फाइनल कुछ वेलोसिटी है, मास आपका कांस्टेंट है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एम वी माइनस एम यू, डायरेक्शन के साथ में, ध्यान रखना। यदि सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यदि ऐसे जाके वापस आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम आपको ध्यान रखना है, v माइनस यू वेक्टर के साथ, ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी आएगी इसमें। तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। किसी टाइम पे एक वेलोसिटी थी, फिर दूसरे टाइम पे कुछ अलग वेलोसिटी हो गई उसकी, तो इस मोमेंटम में कितना चेंजेस आया, तो ये होगा, ये ऐसे पी एफ माइनस पी आई, है ना। तो ये चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम, ये दोनों याद रखना है अपने को, ठीक है। इस मोमेंटम से ही चेंज इन मोमेंटम हम पढ़ पाते हैं। चलो ठीक है, आओ फिर आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक हैविंग मास 2 kg, 2 kg का मास है भाई, और किस वेलोसिटी से जा रहा है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, 2i प्लस 3j प्लस k मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, मोमेंटम निकालना है, बिल्कुल सिंपल, p इक्वल्स टू क्या होगा, mv। मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछा, है ना। तो mv कर दो भाई। अब ये देखो, हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में लिखना हो तो लिख दो 2 इंटू 2i 3j प्लस के। तो कितना हुआ, ये तो हुआ आपका वेक्टर फॉर्म में। यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी निकालना है, आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, रूट ऑफ ये करके 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा भाई आपका 16, 36 और 4, 2 है ना, 4, बिल्कुल सही बात है, समझ गए। ऐसे करके इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, जो भी आएगा देख लो कितना आ जाएगा, 40, 50, 56, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, चलो भाई नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आया हुआ है ऑलरेडी पहले पीएमटी में। तो ये पीवाईक्यू है आपका, देखो 0.5, ठीक है। कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि समझ में आए और भी अच्छे से। देखो यहाँ पे है 0.5 kg, क्या है मास आपका, मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करता है किसी हार्ड वॉल से, ठीक है, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे वॉल पे स्ट्राइक करता है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये एक वॉल है, वॉल पे ये स्ट्राइक कर रहा है 30 डिग्री से, है ना। तो ये इनिशियल कंडीशन आपकी, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। देन रिफ्लेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब u, या फिर वेलोसिटी है वो u का u ही रह रही है आपकी वेलोसिटी। ओके, तो बताना है इफ द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द वॉल 0.2 सेकंड, 0.25 सेकंड के लिए उसके कांटेक्ट में आया, तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, तो एवरेज फोर्स बताओ कितना होगा, ठीक है, एवरेज फोर्स बताना है आपको। ओके भाई, बता सकते हो, कैसे करोगे, देखो इसमें है ना कंपोनेंट कर लो, ऐसे कंपोनेंट कर लो, इस u का इधर की साइड कंपोनेंट कर लो एक, तो u, ये u 30 डिग्री है तो इधर 60 आएगा, तो u cos 60 डिग्री, है ना। और इधर आएगा वापस, इसका करोगे तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा आपका, ये तो कर ही लिया, और इधर क्या आ जाएगा आपका u sin 60 डिग्री, इधर से ले रहे हैं है ना एंगल, ठीक है, तो ये एंगल आ गया। अब ऊपर वाले को भी कर लो, ये भी इधर 60 है, तो इसमें ऊपर वाले के लिए हम वापस बनाएंगे, तो देखो क्या बना सकते हैं हम, कि इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, कितनी होगी भाई, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी u साइन u cos 60 डिग्री, ठीक है। और इधर कितनी हो जाएगी u साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो वाई डायरेक्शन में तो सिमिलर डायरेक्शन है, तो इनमें तो कोई रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी नहीं, और इसी में आएगी। तो देखो यहाँ पे पी एक्स के लिए पी वाई के लिए, दोनों के लिए निकाल लो, तो देखो पी वाई में निकालोगे तो m इंटू यू साइन थीटा, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में है तो माइनस यू साइन थीटा, तो इसमें तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा आपका, है ना, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। फिर इसमें आएगा अपना, तो इसमें देखो एक बार क्या होगा, m इंटू यू कॉस 60 माइनस माइनस, और अब ये इसकी डायरेक्शन भी इधर है, ध्यान रखना, पहले डायरेक्शन इधर थी, अब डायरेक्शन इधर है, तो माइनस का वापस साइन लगाएंगे हम, माइनस यू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन रोल करती है, ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिखना है अपने को, ये तो फॉर्मूले का साइन है अपना, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर मैंने पॉजिटिव माना, फिर वापस ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव के साइन के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, u cos 60, u cos, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2m u cos 60। अब आपको वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर दो, कितना कितना है, देखो ये डेल्टा पी एक्स है, तो अपना ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन में डेल्टा पी एक्स, ठीक है, कि एक्स एक्सिस में आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई 2mu cos 60, तो 2m की वैल्यू अपनी है 0.5, u की वैल्यू अपनी 12, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया 12 का आधा 6, ठीक है, तो 6, तो 6 kg मीटर पर सेकेंड आपका मोमेंटम आ गया। अब वो बोल रहा था एक्टिंग फोर्स, अभी मैं बताऊंगा इसमें चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम कंजर्वेशन या फिर सेकंड लॉ, सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, तो उसमें आता है, ध्यान रखना, डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू एफ, जो यहाँ पे फोर्स होता है वो एवरेज फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा पी आपने निकाल लिया, तो डेल्टा टी का डिवाइड देना है, तो एफ एवरेज कितना आ जाएगा, एफ एवरेज आ जाएगा 6, और टाइम इसमें दीवार पे टकराने पे टाइम कितना था 0.25, तो 0.25 को 1/4 बोल सकते हैं, 4 ऊपर गया तो 24 न्यूटन एवरेज फोर्स होगा, मतलब आंसर नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशंस आपको
करनी होगी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। इसमें क्या है भाई, देखो इसमें क्या है, एक फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या बोल रहा है, तो मास ऑफ द बॉडी, अरे बिल्कुल सिंपल हो गया है। तो देखो ये आपका फोर्स है, आपको फोर्स इक्वल टू पता होना चाहिए, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, है ना, एम ए। अब ये कहां से आया वो अभी सेकंड लॉ में देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले आगे गलती से तो कोई बात नहीं, चलो देख लो ये। तो देखो एफ इक्वल टू एम है, तो एम निकालना है हमें, तो एफ अपॉन ए करेंगे हम। अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी में है ही नहीं, 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड दे रखा है लेकिन इसका वेक्टर दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो ऐसा मत कर देना कि इसके डिवाइड में ये डिवाइड कर दो, गलत, क्योंकि मास थोड़ी, मास का वेक्टर थोड़ी होता है, मास वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा आपको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एफ अपॉन ए करोगे तब जाके मास आएगा। तो एफ मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका कितना है 6i8j -10k। ओके, तो एफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका रूट ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साइन का रखोगे स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। तो ये कितना हो गया 36 और ये 64 और ये 100, तो ये हो गया 200, है ना, 200, तो मतलब 10√2। तो यहाँ पे 10√2, 10√2 डिवाइड बाई ए कितना है 1 है, 1 ये लो तो 10√2 आ जाएगा, 10√2 ये लो भाई, इसका आंसर आ गया। सिंपल था, वेक्टर क्वांटिटी में मत दिखा देना इसका आंसर कहीं, ठीक है, तो क्योंकि मास अपना क्या है, स्केलर है भाई, स्केलर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड रखो, इसका भी मैग्नीट्यूड रखो। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है और अपने को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आता है भाई आपका न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, तो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर, बट देख लो एक बार। सेकंड लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, rate of change of momentum of any system is directly proportional to the applied force, applied force या applied external force, है ना। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा पी, या चेंज इन मोमेंटम बोलूं तो मैं छोटा ले लेता हूं, dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। जब कांस्टेंट लेते हैं k, तो आपका k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो dp अपॉन dt इक्वल्स टू एफ लिख देते हैं ये, ठीक है, तो ये फोर्स आता है। अब इसको भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि एफ, अब देखो ये जो फोर्स आता है वो एवरेज फोर्स आता है आपका, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो जब हम यहाँ पे dp अपॉन dt करते हैं, और आपको पता है p को क्या बोलते हैं mv, है ना, और अब इन दोनों में हम जब इसका ओपन करते हैं तो कभी मास भी तो वेरी हो सकता है ना, ठीक है, तो d, एक बार मास को कांस्टेंट मान लो, एक बार मास बाहर जाएगा तो dv अपॉन dt होएगा, है ना, और एक बार v बाहर जाएगा तो dm अपॉन dt होएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने इसका। तो dv अपॉन dt क्या होता है, a होता है, तो m इंटू ए, तो आप जो पढ़ते हो ना फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, या v dm अपॉन dt, जबकि सेकंड लॉ आपका ये है बेसिकली, बट आप एफ इक्वल टू एम ए ही पढ़ लेते हो, क्यों, क्योंकि मास को कांस्टेंट मान लेते हो, मास को कांस्टेंट मान लिया तो ये टर्म जीरो, तो एफ इक्वल टू एम ए ही पढ़ते हो आप। ओके, तो जब, और ये कब काम आएगा, जब मास वेरी कर रहा हो, जैसे रॉकेट हो गई, है ना, रॉकेट में क्या होता है, मास कम होता जाता है ना, वेरी कर रहा होता है तो मास कम होता जाता है, स्पीड बढ़ रही होती है उसकी, है ना, तो तब ये फॉर्मूला भी काम आएगा आपका। ओके, अदरवाइज ये कांस्टेंट चीज जीरो हो जाती है और ये रख लेते हैं एफ इक्वल टू एम ए। तो जितने भी काइनेमेटिक्स में जहाँ पे मास वेरी नहीं करेगा, मॉडर्न फिजिक्स के अलावा काइनेमेटिक्स में जब भी हम देखेंगे, ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ए ही यूज करेंगे। तो न्यूटन सेकंड का जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एफ इक्वल टू एम ए नहीं है, ध्यान रखना, वो क्या है, डीपी अपॉन डी टी, फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, कि एफ इक्वल टू एम ए प्लस वी डी एम अपॉन वी डी टी।
ठीक है, मैक्सिमम टाइम हम यही क्वेश्चन यूज करेंगे भाई, मास को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और अब इसके ग्राफ में देख लेते हैं एक बार कि P और T के बीच में ऐसा कोई ग्राफ हो तो उस पे जो खींची गई एक किसी भी पॉइंट पे खींची गई कोई उसका स्लोप होगा तो ये किसकी वैल्यू देगा, ये जो स्लोप होगा आपका वो किसकी वैल्यू देगा, वो फोर्स की वैल्यू देगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया है कि dp अपॉन dt क्या है, dp अपॉन dt आपका एवरेज फोर्स है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो dp अपॉन dt, ये देखो dp अपॉन dt ये tan थीटा हो गया ना, इसका मतलब p और t का जो ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप होगा वो किसकी वैल्यू देगा, फोर्स की वैल्यू देगा। ओके चलो भाई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। ठीक है, जो मास है वो कितना है, 150 ग्राम है इसमें। ओके, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड है। ओके, हिट बॉल बाय द बैट गेट टर्न बैक, ध्यान रखना ये क्या हो रहा है भाई, टर्न बैक हुआ है वापस, है ना, विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं यूआई या फिर वीआई। इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, फिर वो रिटर्न बैक होती है, मतलब वापस ऐसा गई थी ऐसे वापस आ गई, है ना, और वो कितनी हुई आपकी यूएफ या फिर वीएफ 20 मीटर पर सेकंड से। तो 20 मीटर पर सेकंड मतलब उसकी बेट पे लगने से उसकी स्पीड बढ़ गई है ना। ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड बेट इज 0.01 सेकेंड। तो हमें टाइम भी दे रखा है इसमें कि जो कॉन्टेक्ट टाइम लगा है उसको बेट और बॉल के बीच में वो 0.01 सेकेंड है ना, वो 1 सेकेंड है भाई। ठीक है, 0.01 सेकेंड। चलो चलो, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बताना है और रिक्वायर्ड फोर्स, तो उसको इतनी स्पीड देने के लिए, ठीक है, इतने टाइम में कितना फोर्स चाहिए, मतलब कितना लगा होगा, रिक्वायरमेंट कितनी है। अरे बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा पी आपको अब तो पता ही चल गया होगा कि एम मास तो कांस्टेंट है ना, तो एम वी माइनस यू या वी आई माइनस यू आई, वी एफ माइनस वी एफ। तो एम कितना है 150 ग्राम, 150 ग्राम मतलब 0.15 केजी, है ना, और ये कितना है 20 था, ध्यान रखना ये 20 था, वेक्टर फॉर्म में रहेगा ये, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 20 था, फिर माइनस, अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, डायरेक्शन इसको इसको पॉजिटिव मान लो भाई, इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना तो इसकी डायरेक्शन में ये आ जाएगा। तो देखो यू इनिशियल कितना होगा, माइनस का 12, ध्यान रखना, क्योंकि रिटर्न बैक हुआ है, तो एक डायरेक्शन को आपको अपोजिट लिखना पड़ेगा, है ना। तो 0.15 इंटू ये कितना हुआ, ये कितना हुआ भाई 20 और ये 12, 32 हो गया ये। तो ये आपका डेल्टा पी आया है, चेंज इन मोमेंटम, मल्टीप्लाई कर लेना पता चल जाएगा आपको। ठीक है तो ये इतना हो गया। ओके, और आपको एक चीज और पूछा उसमें, एवरेज फोर्स या फिर रिक्वायर्ड फोर्स, है ना, तो वो कितना होना चाहिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होना चाहिए। इसका मतलब इसका मतलब है डेल्टा पी कितना है 0.15 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा था 0.01, 0.01, पॉइंट पॉइंट हटा दो, ठीक है, 2 पॉइंट हटा के 15 15 ले लिया तो ये आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है, ऐसे आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी आ रही होगी ये न्यूटन में आ रही होगी और ये केजी मीटर पर सेकंड में आ रही होगी। ओके, चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें ही। यहाँ पे है क्वेश्चन कि इफ द फोर्स, फोर्स ये है, वेरिएबल टाइप में एक इक्वेशन दे रखी है और इम्पल्स पता करना है। ठीक है, अच्छा इम्पल्स पता करना है तो इम्पल्स के लिए पहले इम्पल्स पढ़ लेते हैं, आओ इम्पल्स क्या होता है पहले, इम्पल्स पढ़ना पड़ेगा ना, वहां पे लिख लिख के आया इम्पल्स, है ना। तो देखो इम्पल्स एक्चुअल में क्या होता है, जब आपकी लार्ज फोर्स, आपका बहुत बड़ा फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल,
मतलब जोर का झटका धीरे से लगा, है ना, सुना होगा कहीं, वही इम्पल्स है। यहाँ पे क्या है, लार्ज फोर्स मतलब बहुत बड़ा फोर्स, है ना। मान लो मेरे सामने एक इंसान है या फिर कोई नालायक बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है ना, वो तो अच्छे ही बच्चे देख रहे हैं ना। मान लो जो नालायक बच्चा जो थोड़ा सा टाइम देख के, थोड़ी सी वीडियो देख के भाग गया, है ना, वो बच्चा वो मेरे सामने आ गया, मैं बोला उसको भाई पढ़ ले, पढ़ने का टाइम, तो मैंने चपाट लगा दी उसके, तो मैंने जोर का फोर्स लगाया, जब उसके गाल पे टच हो रहा था उसमें टाइमिंग बहुत कम थी, समझ गए, यही इम्पल्स है। तो लार्ज फोर्स, लेकिन कब तक लगे वो, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगे, उसी को क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को ही क्या बोलेंगे, ये इम्पल्स बोलेंगे। मतलब आई इक्वल्स टू वो जो फोर्स है और वो जो छोटा सा टाइम है, छोटे से टाइम को dt दिखा सकते हैं हम, ठीक है, तो वही है अपना इम्पल्स, ध्यान रखना, इसको di बोल सकते हैं हम, या फिर इसको ऐसे इंटीग्रेटेड करके, ठीक है, एफ डी टी, बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे तो ऐसी क्वांटिटी को, ऐसे प्रोडक्ट को ही क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलेंगे, समझ गए। यहाँ पे ये न्यूटन है और ये सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ओके, तो इसकी यूनिट होगी आपकी ये क्या है, इसकी यूनिट होगी, ओके। चलो भाई, तो इसके अंदर अब ये चीज है, ठीक है, अब देखते हैं हम, इससे रिलेटेड पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये पता हो जाना चाहिए, या फिर इसके केस स्टडी भी कर ले, चलो इस केस स्टडी बाद में करेंगे, पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो इधर आ गया पहले ही, है ना। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फोर्स इक्वल टू 40 माइनस 30t, इम्पल्स बताना इंटरवल ऑफ 0 टू टी टाइम है, 0 टू टी टाइम है, ओके भाई, हमें पता है इम्पल्स की अभी अभी लैंग्वेज पढ़ के आए हम, एफ डी टी, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, ठीक है, कितना, 0 से टी टाइम, ओके। तो अब यहाँ पे I इक्वल्स टू एफ डी टी के, तो f की वैल्यू रख दो भाई, एफ डी टी में f की वैल्यू कितनी रखेंगे, 40 माइनस 30t डॉट डी टी, ठीक है, और 0 से t इंटरवल के लिए, ठीक है, इंटरवल जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे, अब इसका इंटीग्रेट कर दो, तो 40t माइनस 30t² बाई 2, 0 से t, तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 40t माइनस 15t², ये आपका इम्पल्स आएगा, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने, कभी इम्पल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, अब इसके कुछ केसेस देखते हैं हम। तो केसेस में सबसे पहले देखो, फर्स्ट केस, इम्पल्स के बारे में आपने इतना तो पता चल गया कि आई इक्वल टू एफ डी टी को ही इम्पल्स बोलते हैं, जो किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा। अब इसमें देखते हैं कि फोर्स जो लग रहा है, देखो अब इसमें कुछ केसेस देखते हैं, 2 से 3 केसेस है, ये सिंपल सिंपल हम पहले केसेस देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या होने वाला है, ठीक है। यदि फोर्स किसी टाइम t1 से t2 तक लगे तो इसमें हम ऊपर वाली इक्वेशन वैसे यूज करना है, इंटीग्रेटेड यूज करेंगे, मतलब ऐसे आई इक्वल टू एफ डी टी, आई इक्वल टू एफ डी टी, t1 से t2 टाइम तक का, है ना। और आपको पता है f क्या होता है, f क्या होता है, dp अपॉन dt, है ना, तो dp अपॉन dt रखोगे, f क्या होता था आपका, dp अपॉन dt होता था, तो dp अपॉन dt, तो dt dt कट जाएगा, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड ऑफ p, p के मोमेंटम, तो हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं dp p1 से p2 तक, ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड कर सकते हैं हम, एफ डी टी कर लो या डीपी कर लो, बात एक ही है, ठीक है, एफ की वैल्यू रख दिया हमने, तो मोमेंटम की फॉर्म में भी हम इसको याद रख सकते हैं। कांस्टेंट, सेकंड केस आपका, कांस्टेंट और एवरेज फोर्स हो, कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, एफ डेल्टा टी, कितने टाइम के लिए लगा, एफ एवरेज, आई इक्वल टू, फिर हम छोटा छोटा नहीं निकालेंगे, तो किसी टाइम तक लगा था, है ना, तो इंटीग्रेटेड करेंगे, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशंस होगी तो वैसे यूज करेंगे, यदि टाइम का डायरेक्ट इंटरवल दे रखा है और एफ कांस्टेंट लग रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे, एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब बड़ा बड़ा चेंजेस को दिखा रहा है, आपको मैंने बताया हुआ ये ऑलरेडी, ठीक है, बेसिक मैथ्स वाली क्लास में।
और इम्पल्स और इसका बीच का देखें हम, इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ किस किस के बीच में ग्राफ होगा, फोर्स और टाइम के बीच में, मतलब यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे टाइम हो तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो किसकी वैल्यू देगा, वो मोमेंटम की वैल्यू देगा, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देगा भाई, या फिर इम्पल्स को रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना एफ डी टी में जो भी एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ वो किसकी वैल्यू देगा, या तो आई की या फिर डेल्टा पी की। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एरिया अंडर द ग्राफ डेल्टा पी या आई की वैल्यू देगा। ओके, तो ऐसे इम्पल्स को ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी में फोर्स और टाइम से रिलेटेड ये है ना, फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो अभी अभी हम जो केस पढ़ के आए थर्ड नंबर का वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो 3 kg मास है, 3 kg मास दे दिया और 4 kg 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ये स्पीड दे दिया इसमें। So the time duration of the motion, force act on it for some time duration of the in the direction of the motion, the force time graph shown in the graph or final speed of the body. Okay, फाइनल स्पीड पूछ रहा है। अब सोचो कैसे करोगे, यहाँ पे F40 का ग्राफ दे रखा है, फाइनल स्पीड पूछ रहा है, मतलब आपको v पूछ रहा है, वो ये u दे रखा है, वो कुछ कुछ दिमाग लगा रहे हो। देखो यहाँ पे v और u दे रखा है, तो चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, i आ रहा था ना, और i को क्या लिखते थे, एफ डॉट डी टी। मतलब ये कॉम्बिनेशन है, तीनों चारों जो भी चीजें पढ़े हमने अभी उनका सबका कॉम्बिनेशन है। कैसे करेंगे, वही एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कितना होगा, 0 से 2 और ये 4, तो 4 इंटू 2 हाफ, तो 2 आ जाएगा इसका, है ना। और ये 2 और 4, 2 इंटू 4 8, ये 8 आ गया। फिर ये कितना आया, ये आया, इनका पैरेलल सम साइडों का पैरेलल सम यहाँ पे हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे कर लो, ये लगभग है ना, ये 2.5 के आसपास है, ये वाली लाइन है ना, ये 2.5 के आसपास है। यहाँ पे गलत दे दिया, ये यहाँ पे ही है ये। ठीक है, ये 2.5 वाली लाइन है अपनी। ठीक है, तो इसमें देखो या तो ऐसे कर लो, हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद ना है तो इसका एरिया निकाल लेना पहले। ठीक है, और फिर इसका एरिया निकाल लेना। अब इसका एरिया तो सिंपल है, 0.5 मल्टीप्लाई 2.5, 0.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड बाई क्या, यही आएगा ओनली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1.25, इसका तो आया 1.25। ऊपर वाले का देख लो, ऊपर वाले में कितना बच गया, 4 में से ये गया तो 1.5, 1.5 ये आ गया, 1.5 और ये 0.5, 1.5 और 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15.5 अपॉन 4.4 है ना, तो ये 15 और ये 40, तो कट रहा है क्या इसमें, 3 टाइम 8 टाइम, 8 का दोगे डिवाइड, जो भी नंबर आएगा, मान लो कितना आ जाएगा, ये 0.30 24 3, फिर बचा हमारा 6 7, तो वही 0.37 के अराउंड आएगा इसका, है ना। 56 आ गया, 37 के। ठीक है, तो ये इसका एरिया आएगा। ये कितना एरिया जाएगा, 5 to 7 2 और 3 to 6 और 1.67। ठीक है, तो ओवरऑल इसका 1.62 ऐसा कुछ आ रहा है, और ये बोल रहा है ओवरऑल पूछा है ना टोटल, तो यहाँ तक गया है। अब यहाँ से यहाँ तक का 2 आ गया, 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, 2.5 का डबल कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये 5, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये एरिया निकल के आ गया आपके पास। ठीक है भाई, ये आपके पास एरिया निकल के आ गया ये। अब ये एरिया आपको पता होना चाहिए किसको दिखाता है, एफ डॉट डी टी या फिर डेल्टा पी, है ना, तो ये दिखाता है। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो, 10 15 16 16.62 इक्वल टू में डेल्टा पी, डेल्टा पी को क्या लिखोगे, मास, मास कितना है 3, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल एक ही डायरेक्शन में है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक डायरेक्शन में, तो v माइनस यू, यू कितना है आपका 4, तो 4। अब ऐसे इक्वेशन को आप सॉल्व करो और फिर आपको फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें डिवाइड दोगे आप,
तो यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है, मान लो कितनी आ रही होगी, 3 5 जा 5 और 1 16 5 और फिर 12 4 और वो 4 इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका v आ जाएगा ऐसे, मैंने 3 का डिवाइड दिया फिर 4 को इधर भेज दिया, तो v फाइनल आपका ऐसे आ जाएगा 5 और 4 9, तो 9.54 ऐसे आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में लास्ट, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना है, आपको दिमाग लगाना है कि किसका दे रखा है, इसका एरिया देगा या इसका कोई स्लोप वगैरह देगा, उस टाइम दिमाग लगाना है आपको कि इसका एरिया निकाले या इसका स्लोप वगैरह निकाले, ठीक है। तो एरिया निकालने से हमें पता है एरिया से इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, तो ऐसे फाइनल वेलोसिटी मिल गई। ओके, चलो भाई देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपका जो मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व रहता है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसमें यही बोला गया है कि मान लो कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, या फिर एक बॉडी है, ठीक है, उनका जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब पहले उसका मास इनटू वेलोसिटी जो थी, कुछ टाइम बाद में हो सकता है कोई टक्कर हो या कोई कोलिजन वगैरह हो या कुछ भी हो जाए, है ना, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसके बाद में भी उसका चेंज इन मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है, मतलब मोमेंटम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, इसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। और ये कब रहता है ये भी ध्यान रखना, ये कब रहता है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे पहले बोल दिया ये कंजर्व कब रहेगा, आओ देखते हैं। देखो एक्सटर्नल फोर्स यदि जीरो हो गया तो आपको पता है डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू एफ होता है, एफ की वैल्यू मतलब हमने क्या रख दी, जीरो, एफ की वैल्यू हमने क्या रख दी, जीरो, तो डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप इस डी टी को इधर भेजोगे तो जीरो, तो डीपी का करोगे तो पी आ जाएगा, मतलब पी कांस्टेंट आ जाएगा, अरे ये करते हो ना, dp अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ, एफ की वैल्यू जीरो, तो dp इक्वल्स टू जीरो dt, इसका मतलब जीरो dt कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ये कांस्टेंट एक तरह से, है ना। तो इसका मतलब है आपका जो p होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, तो जो p होगा वो मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब p इनिशियल p फाइनल आपका बराबर बराबर रहेगा, और यही कंजर्वेशन की इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो होना चाहिए, ओके। और ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम, जैसे एयर फील्ड बबल में, सिस्टम ऑफ द गन एंड बुलेट्स में देख सकते हैं, मोशन ऑफ द रॉकेट्स में देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं हम कि उनका मोमेंटम, जैसे रॉकेट जाती है तो रॉकेट के क्या इंजन इधर जाता है, मतलब धुआं निकलती है, जो भी हमारा फ्यूल हमारा बर्न होता है उसकी वजह से उसको वेलोसिटी मिल रही होती है ना, तो वहां पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, वहां पे कोई एक्शनल फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बबल वगैरह हो गया और भी कई सारी चीजें है ना, मोशन ऑफ रॉकेट हो गए, या फिर गन में हम ऐसे करते तो गन पीछे जाती है ना, उन सब में मोमेंटम देखते हैं, कंजर्वेशन देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आएगा, इससे पहले एक क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देख सकते हो। देयर आर कार्स विथ मासेज ऑफ, ये उनका मास है, रिस्पेक्टिवली एट द रेस्ट, स्टार्टिंग में कहां पर है भाई, रेस्ट पे, ओके। कार हैविंग द मास ऑफ 10 kg मूव टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट में मूव हो रखी है वो, है ना, मूव होती है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार 4 kg, 4 kg वाली कार का मास वो बताना, वेलोसिटी बतानी है उसकी, ठीक है, ये बताना भाई वेलोसिटी क्या है उसकी। चलो भाई आओ देखते हैं। आओ वेलोसिटी देखते हैं, 5 kg की थी, तो देखो इसके अंदर कहीं पे भी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बोल सकते हैं हम। तो P इनिशियल कितना है, m इंटू वी एफ माइनस वी आई, है ना, जो भी है, या फिर ये मास अलग अलग है ना हमारा, तो इसका मतलब P इनिशियल कैसे लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू P फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2,
ऐसे लिखेंगे। अब वो बोल रहा है इनिशियल किस पे है, रेस्ट पे है, तो u1 इक्वल टू u2 कितना हुआ आपका 0 हो गया, है ना। तो ये m इंटू 0 जो भी है 4 kg प्लस 0, और ये 10 kg प्लस 0 जो भी आपका m2 इंटू 0, क्योंकि 0 होना है। m1 कितना था आपका 5 kg है ना, तो 5 kg, 5 kg वाले की स्पीड है, नहीं 5 kg वाले की स्पीड तो हमें पूछा है, 10 kg वाले की ये कितना 15 है, और इसका वेट कितना है 10 kg, 10 kg वाले का दिया हुआ है, ठीक है 10 kg वाले का। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 4 kg है भाई, यहाँ पे ठीक है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे 4 kg है, ठीक है। तो 4 kg वाले की स्पीड बताना है, तो मतलब इसको 4 लिख लो तुम, 4 kg वाले की आपको स्पीड बताना है। तो ये देखो अब ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 4v1 प्लस 15 10, तो इसको इधर भेजोगे तो आपके सॉल्यूशन में आएगा 4v1 इक्वल्स टू 15 इंटू 10, तो v1 कितना आया 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो कितना आया ये 5, ये 2, 5 इंटू 15 75, 75 होता है ना, 75 डिवाइड बाई 2 तो 37, जो भी है, ठीक है। और माइनस का ध्यान रखना, माइनस का है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो रही होगी, वो ईस्ट में जा रहा होगा तो वो v1 अपना वेस्ट में जा रहा होगा, उसकी जस्ट अपोजिट साइड, ओके। तो ऐसे करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ देखते हैं। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में देखो, ये लॉ बोलता है, सेकंड लॉ तो समझ गए, फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया का लॉ था कि रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, और विदाउट एक्सटर्नल एनी एक्सटर्नल फोर्स वो स्टेट चेंज नहीं करेगी। अब आता है फिर सेकंड लॉ पढ़ा हमने, सेकंड लॉ में मोमेंटम का देखा, मोमेंटम फिर चेंज इन मोमेंटम को एवरेज फोर्स बोलते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, है ना। और फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा हमने, है ना। अब देखेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब कोई किसी पे फोर्स लगा रहा है ना, तो वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। मैं धरती पे 60 केजी लगा रहा हूँ, मान लो 55 केजी मेरे में वजन है, तो 55 केजी में लगा रहा हूँ, तो वो भी मेरे पे 55 केजी मतलब फोर्स लगा रही होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बताता है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे एक बॉडी कोई फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उतना ही लगा रही होती है। तो यहाँ पे ऐसा आता है कि एफ ए बी पे लगा रहा है, तो एफ बी भी उतना ही लगा रहा होगा। लेकिन जब वेक्टर की बात है तो ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, मतलब ये इस डायरेक्शन में लगाएगा तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये हमेशा ट्रुथ है, हमेशा ध्यान रखना। ये इक्वल लगाते हैं, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं भाई, अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड में क्या है इक्वल, 10 न्यूटन इसने लगाया तो 10 भी इसने लगाया, ये इस पे ऐसे लग रहा है तो उस पे ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स में, ठीक है। ये थर्ड लॉ बोलता है हमारा, इसके कुछ पॉइंट्स है वो भी हम देख लेंगे अभी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह, चाहे तुम नॉर्मल फोर्स की बात करो, कोई सी भी रिएक्शन फोर्स की बात करो, या फिर तुम टेंशन की बात करो, स्प्रिंग फोर्स की बात करो, सभी जगह एप्लीकेबल होता है ये, ओके। चलो भाई, न्यूटन थर्ड लॉ के अबाउट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें, सबसे पहली बात यह है कि हम ऐसा कभी भी एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स हम कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, मतलब जब भी हम एक फोर्स लगेगा ना तो उसका अपोजिट फोर्स जरूर लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा सिंगल फोर्स नेचर में अवेलेबल होता ही नहीं, या फिर हम लगा नहीं सकते हैं, ओके। तो फोर्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ध्यान रखना। फोर्स हमेशा किस में प्रोड्यूस होता है, एक्शन रिएक्शन एक पेयर में प्रोड्यूस होता है हमेशा, ठीक है। सिंगल आइसोलेटेड कहीं नहीं मिलता है हमें। देयर इज ए नो टाइम गैप, और इसके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। जो एक्शन रिएक्शन होता है ना उसके बीच में, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही होती है ना, तो उसमें टाइम गैप नहीं होता है, उसमें उसी टाइम जिस टाइम वो फोर्स लगा ना उसी टाइम रिएक्शन फोर्स मिलता है। तो नो टाइम गैप, ध्यान रखना, ठीक है। वी कैन से दैट एक्शन कॉज्ड बाय द रिएक्शन, मतलब जब एक्शन होगी तभी रिएक्शन मिलती है हमें, इसलिए कोई टाइम गैप नहीं होता है। थर्ड बात यह है कि एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ स्टेट, आइदर रेस्ट और मोशन।
ये रेस्ट में भी एप्लीकेबल है और मोशन में भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। चाहे वो कोई रेस्ट पे है, जैसे मैं रेस्ट पे हूं, मैं धरती पे वजन लगा रहा हूं, धरती मेरे पे इतना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, एक्शन एंड रिएक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज विच आर नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि एक्शन रिएक्शन वहां भी एप्लीकेबल है जहां पे कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक में है ना, मैग्नेट में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन वो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। एक चुंबक को लेके जाते हो तो वो आगे चली जाती है, बट उसमें हमने इसको फिक्स किया इसलिए, नहीं तो हम ऐसे छोड़ देना पास में तो ऐसे दोनों दूर जाती है ना। और अपोजिट वाले नेचर ऐसे एकदम अट्रैक्ट होते हैं तो वो इक्वल लगते हैं फोर्सेस वहां पे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि फिजिकल कांटेक्ट कोई जरूरी नहीं हो कि वहां ही लगेगा, फिजिकल कांटेक्ट ना होगा तो भी हमारा एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स एप्लीकेबल ऑल इंट्रैक्शन फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, सभी फोर्सेस में ये लगता है एक्शन रिएक्शन, ओके। और देखें हम, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते, क्योंकि ये कैसे होते हैं, टू डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होते हैं, इनको लगने के लिए दो बॉडी की जरूरत होती है, ओके। इसलिए खुद से कैंसिल नहीं होते है ना। और इसके एग्जाम्पल है जैसे वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, रिकॉलिंग ऑफ द गन, है ना, व्हेन ब्लड बाय द, और रॉकेट प्रोपल्सन, ये अभी आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्पल, ओके। चलो, नाम लिया और ये आ ही गया। अब रॉकेट प्रोपल्सन में होता क्या है बेसिकली, कि जब रॉकेट ऊपर जा रही होती है तो उसको लेके कौन जा रहा होता है, जब उसका जो फ्यूल होता है, वो फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है, वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, क्योंकि वो बर्न हो रहा होता है। आपने देखा होगा रॉकेट इस टाइप से होती है, नीचे से आग लगी होती है और वो ऊपर जा रही होती है ना। तो ऐसे होता है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे ये बर्न हो रहा होता है और ये ऊपर जा रही होती है, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लगता है, तो अब इसमें ना मास चेंज हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे देखो एक ऐसे लिखा हुआ है, एफ गेज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी, ये होता है। अब इसमें एक्चुअल में देखो, एम जी फोर्स, इसका खुद का भी तो वेट होगा ना, तो एम जी फोर्स तो यहाँ से इसके नीचे, ये एम जी फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, और ये इसको ऊपर लेके जा रहा होता है, जो कि एक रिलेटिव वेलोसिटी और डीएम अपॉन डी टी से जा रहा होता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी वो है जो गैस की है, एक तरह से गैस एग्जॉस्ट हो रही है ना, जो ये बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है ना, वो विथ इसके रिलेट में, ठीक है, इंजन के रिलेट में, या फिर इंजन की बोल सकते हो आप, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है, जो वेलोसिटी होती है इंजन की खुद की अलग है और उसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी वो अलग है, ध्यान रखना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है यहाँ पे अपने को। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, मान लो इसका ये कुछ ना कुछ एसेलरेट होते हुए जा रही है ना, तो एसेलरेट होती हुई जा रही है तो हम ऐसे लिखेंगे, एफ गैस का जो भी अपना ये है, वी रिलेटिव इंटू डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि मास चेंज हो रहा है, माइनस एम जी, माइनस एम जी इक्वल टू जो भी इसका मास है एम इंटू ए। यहां पे ये एसेलरेशन से ये ऊपर जा रही हो, जब एसेलरेट हो तब ये इक्वेशन यूज करनी है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज वो बोले कि नहीं, वो एकदम एसेलरेट नहीं हो रही, वो इजीली जा रही है, खुद ही जा रही है ना, इसका मतलब वो बैलेंस्ड है, वहां पे फिर ये वैल्यू जीरो हो जाती है ना, उसका कोई एसेलरेशन नहीं होता, कोई इंजन जो भी बाहर निकल रहा है उसकी वजह से जा रही है और वो ग्रेविटी को बैलेंस करके उससे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जब इसका कोई एसेलरेशन ना हो, ए इक्वल टू जीरो हो, तब हम यूज करेंगे वी रिलेटिव वेलोसिटी और डीएम अपॉन डी टी इक्वल टू एम जी, ध्यान रखना, इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन पुट करके हम, अब वो कई बार ये पूछता है कि इसकी बताओ जो मास की रेट ऑफ चेंज है, वो पूछ लेता है कभी कभी, ये रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लेता है कभी कभी, या फिर इसमें से कुछ मास वगैरह पूछ लेता है कि इनिशियल मास कितना था, ऐसा पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें से माइनस करोगे एम इक्वल टू ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपने, ओके। चलो, रॉकेट प्रोपल्सन इतना ही था। अब आता है कॉमन फोर्सेस, ओके। यहां तक का बेसिक था अपना। अब हम स्टार्ट करेंगे ये
कि इसमें सभी फोर्सेस देखेंगे, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शनल। ठीक है, तो इसका अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा या अलग से वीडियो पढ़ाएंगे हम। ठीक है, बट इसका इन चारों का हम अभी आज ही देखेंगे। ठीक है, इन चारों को हम आज ही देखने वाले हैं। ओके, तो वेट के बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी कि जो भी हम ग्रेविटी पे हम हमारा खुद का वेट होता है, मतलब एक मास होता है मल्टीप्लाई जी होता है, वो हमारा जो वेट है। तो वेटिंग मशीन कैसे कैलकुलेट करती है, देखो वेट कैसे कैलकुलेट होता है। या फिर हम पहले वेट की बात करें तो वेट को mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, एक तरह से हम जो अर्थ पे जितना वेट लगाते हैं, जो भी बॉडी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे कितना वेट लगा रही है, तो उसका मास और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ना, उसी से हमें वेट का पता चलता है। तो ये एक क्या है, ये एक फोर्स है, ध्यान रखना है ना। अलग अलग मैकेनिकल टाइप के फोर्सेस है, तो इसमें वेट हमारा एक फोर्स है mg। और जो आपकी वेटिंग मशीन जो कैलकुलेट करती है वो ध्यान रखना W/g से वेट करती है वो, जिसमें आपका जो भी आपका भार वगैरह पता चलता है ना। वेटिंग मशीन, वेट मशीन पे जाके देखते हो तो आपको वो दिखता है ना 60 kg 70 kg, वो कैसे दिखाई देता है, वो वेट मशीन डिवाइड बाई जी का ऑलरेडी डिवाइड रहता है, तभी जाके आपको कैलकुलेट वैल्यू मिलती है, और वो किस में मिलती है आपको, केजी में मिलती है। ठीक है, तो ये वेटिंग मशीन का वर्क है। ऐसे इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, नॉर्मल है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, वेट मशीन में ऐसा होता है। अब बात करते हैं टेंशन से, तो टेंशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं सीधा। टेंशन जब भी आप देखोगे, टेंशन में जब भी आप देखोगे कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों के बीच में जैसे आप यहाँ पे ये टेंशन फोर्स एक पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पुल कर रहा होता है हमेशा, ध्यान रखना। ये पुश वगैरह कभी नहीं करेगा, ये पुल करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये पुलिंग फोर्स होता है एक, जो कि जैसे आपका फोर्स एप्लीकेबल होता है या तनाव, रस्सी में तनाव स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है ना। तो देखो कोई भी स्ट्रिंग है उसमें पुलिंग फोर्स होता है ये, और ये एग्जैक्टली यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है या फिर आपकी कोई भी रस्सी है, तो उसमें यदि वो आइडियल स्ट्रिंग मानते हैं हम, ठीक है, तो इसमें सब जगह जो टेंशन होगा वो इक्वल होगा, ध्यान रखना। जैसे इस पॉइंट पे इधर की साइड लग रहा है तो इस पॉइंट पे भी इधर साइड लग रहा होता है, एक दूसरे से अपोजिट पे रहते हैं, इसको ऐसे एरो से दिखाते हैं। और पूरी रस्सी में सिमिलर फोर्स होता है ये, यदि आइडियल माने हैं तो हम, मासलेस माने हैं तो हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए एफबीडी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स में सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका काम रहना चाहिए टोटल मास पता करना। टोटल मास दिख रहा है यहाँ पे, जैसे m1 m2 है ना। पहला यहाँ पे टोटल मास कैलकुलेट करोगे आप, तो m1 प्लस m2 है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा काम आपका करना है नेट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो ए नेट निकालना है आपको। ठीक है, एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला रहेगा आपका नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। ठीक है, और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये ऐसे। और तीसरा काम रहेगा आपका कि जब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन निकलते ही आप इसकी एफबीडी बना दो, इसके टुकड़े कर दो। ठीक है, थर्ड काम है छोटी छोटी एफबीडीज बनाना, एफबीडी बनाना। जैसे यहाँ पे टोटल मास m1 m2 हो गया, दूसरा फिर नेट फोर्स। अब नेट फोर्स देखो यहाँ पे ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, प्लस माइनस हो गए, टेंशन का तो काम ही खत्म हो गया। तो ओवरऑल हमारा नेट फोर्स कितना है, ये ओनली एफ है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एफ प्लस टी माइनस टी अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रिंग देखोगे ना, जब भी जितने भी केसेस देखोगे, सब में जो स्ट्रिंग्स होगी उनका कोई रोल नहीं आएगा नेट फोर्स में, क्योंकि नेट फोर्स कुछ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। टेंशन है वो इंटरनली फोर्स लग रहा है एक तरह से, है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लग रहा है वो, तो प्लस माइनस होके जीरो हो जाता है। तो नेट फोर्स में इसका कोई ज्यादा रोल यूज होता ही नहीं है, अपना यूज होता है कि कितना अलग से कितना फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ अपॉन m1 प्लस m2 आ गया अपना, है ना। अब एफबीडी वगैरह बना लो, जैसे इसको कट करके छोटा सा एक एफबीडी बना लो, और उसमें हम पता कर सकते हैं। जैसे ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, और आपका इधर टी लगा हुआ है, और इधर की साइड मूव है, तो बड़ा फोर्स कौन सा है, ध्यान रखना। एफबीडी बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है
कि बड़ा वाला फोर्स या फिर हम किस डायरेक्शन में मोशन माने हैं। ठीक है, तो हमने जो मोशन माना है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब F माइनस टी इक्वल्स टू, अब इसका मास कितना था m1, तो m1 इंटू आपका कॉमन एसेलरेशन, जो ये एसेलरेशन है ये। तो ऐसे आपकी इक्वेशन बना लेना है, आपको m और a की वैल्यू पता ही है, f की वैल्यू पता ही है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाला यदि कुछ और भी है तो ये टेंशन टेंशन तो इक्वल ही है, तो यहाँ से एक इक्वेशन में आपका काम हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही इसका भी हमें करना है। अब देखो इसके अंदर होगा क्या एक्चुअल में, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट है, तीन ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इस रस्सी के अंदर टेंशन सिमिलर रहने वाला है, एक रस्सी है ना तो एक टेंशन रहेगा, और इसमें टी अलग टेंशन रहने वाला है, T2 बोल देंगे उसको। ठीक है, तो यहां से यहां तक की बात करूं तो एक टेंशन T1, एक तरह से टेंशन T2। ठीक है, हम मोशन की डायरेक्शन ये मान रहे हैं कि इधर मूव हो रहा है ये, है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अब आपको मासेस तो पता ही है, टोटल मास कितना होगा 1 2 3, तीनों को ऐड कर दो, है ना। फिर दूसरी स्टेप, पहली स्टेप तो आपकी आई गई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। थोड़ा सा इसको मोटा ले लेते हैं, आओ ये ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर ये आपका मास हो गया, टोटल मास, है ना। अब दूसरी स्टेप आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बच्चों, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स, अब नेट फोर्स मैंने वही बोला T1 प्लस माइनस T1 T2 माइनस T2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब टेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, ये F, तो ये F ही है जो इसको आगे लेके जा रहा है। और मास कितना है, तीनों का सम m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। थर्ड स्टेप है आपकी एफबीडी बनाना। अब वो पूछ रहा है T2 पूछ रहा है T1 पूछ रहा है, कोई सा भी पूछ रहा हो निकाल लो, मान लो, है ना। तो डायरेक्टली पहले इधर लास्ट वाली चीज पे चला जाएगा, जहां पे भी फोर्स लगा है उसके लास्ट वाले पॉइंट पे चले जाएगा। जैसे m3 मास पे चले गए, तो ये m3 है, m3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ओनली टेंशन T2 लग रहा है। ठीक है, और कोई फोर्सेज लग रहे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा T2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे और कोई फोर्सेज है नहीं, m3 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ये चल रहा है। ओके, अब इसके बाद में इसकी एफबीडी देखें हम, तो इसकी एफबीडी देख सकते हो, देखो T1 पीछे लग रहा है, F आगे लग रहा है। ठीक है, तो इसकी थर्ड स्टेप में आप, और आपको T2 ऑलरेडी पता है ही। ठीक है, तो यहां से या फिर इस बीच वाले की आप लो, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, T1 हम ज्यादा मानेंगे क्योंकि ये इधर चल रहा है ना, T1 माइनस T2 इंटू m2 इंटू ए, और आपने पहले वाली स्टेप से ये ऑलरेडी T2 निकाल चुके हो, तो ये T2 की वैल्यू यहाँ से आपको ये T की वैल्यू मिल जाएगी, कौन से T2 की, T1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिलेगी m2a इंटू n2a प्लस T2। ठीक है, और T2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन से, और दो इक्वेशन से हमारा T1 भी मिल जाएगा। फिर ऐसे एज इट इज आपको यदि ये भी निकालना है, ये T1 मिल गया, और कोई चीज है नहीं, दो ही टेंशन थी, तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे यदि वर्टिकल ऐसे लटका हुआ है तो सर जी क्या हो रहा होगा, देखो इसमें आपको ध्यान रखना है दो चीज, कि ये मूव हो रहा है या रेस्ट पे है। यदि रेस्ट पे है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑलरेडी अप्लाइड है, क्योंकि वर्टिकल में है तो ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा इसको, इधर की साइड, वो कितना लग रहा होगा एक्सेलरेशन g, है ना, तो वो बैलेंस कर रखा होगा, लेकिन ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन इस पे लग रहा होगा, बैलेंस कर रखा होगा, मतलब यहाँ पे जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा। ठीक है, और एक टेंशन है ही एक, है ना, तो ऐसे ही सभी पे लग रहा होगा। और यदि ये एक्सेलरेट है तो वो डिपेंड करेगा फिर डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, मान लो ऊपर की साइड एक्सेलरेट हो रहा है, ये मूव हो रहा है, तो आपको T1 बड़ा मानना है, mg छोटा मानना है, और फिर वापस कैलकुलेट करना है। अपनी स्टेप वही रहेगी, पहली स्टेप क्या रहेगी अपनी, कि टोटल मास, तो टोटल मास कितना है भाई यहाँ पे, देखो m1 m2 m3, है ना, तो m1 m2 m3 तीनों को ऐड कर लिया हमने। फिर आपका सेकंड है इसका एक्सेलरेशन, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जी जीरो है हमारा, है ना, नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स आपका है ही नहीं, यहाँ पे बैलेंस्ड है ये दो, है ना। ओके,
थर्ड स्टेप आपकी वही एफबीडी। तो एफबीडी के लिए मैं बोला हूं कि जैसे आपको फोर्स पता करना है, तो जैसे T1 इधर लगा हुआ है दोनों डायरेक्शन में, T2 भी इधर लगा हुआ है और T3 इधर लगा हुआ है ना। तो ये देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाया करो, तो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच गए और यहाँ पे है M1 है ना। तो देखो T1 माइनस, मान लो T1 ये तो अभी बैलेंस है इसलिए बैलेंस कर देंगे, नहीं बैलेंस हो तो T1 माइनस M1G इक्वल टू 0 लिखोगे, मतलब T1 की वैल्यू कितनी आ गई, M1G आ गई। ओके, दूसरा वाला इसकी एफबीडी लिखोगे सेकंड वाले की, M2 वाले की। तो देखो क्या लिखोगे, T2 ऊपर, मान लो T2 ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, नीचे T1 लग रहा है माइनस का, नीचे ही आपका Mg लग रहा है ना। तो M2G भी नीचे ही लग रहा है, तो M2G ये भी नीचे लग रहा है। अब क्या हुआ है, अब ये क्या है, बैलेंस है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, बैलेंस्ड है। तो T2 की वैल्यू क्या आई भाई, T2 की वैल्यू आई M2G प्लस ऑफ T1। ओके, तो ऐसे आपकी ये वैल्यूज भी आ गई आपकी है ना, T1 आपका आ ही गया था। अब मान लो T3 भी निकालना है, तो T3 के लिए वापस वही M3G यहाँ पे लग रहा होगा नीचे की साइड है ना, और T2 नीचे लग रहा है, इसकी एफबीडी बनाएंगे तो T3 को बड़ा मानो, T3 माइनस M3G और T2 इक्वल टू एक्सेलरेशन है नहीं 0, तो इसका मतलब T3 भी कितना आ गया, M3G प्लस T2। ठीक है, तो ऐसे T3 भी आ गया। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि आपको स्टार्टिंग ही इधर से करनी है, जब जहां एंडिंग पॉइंट आ जाए ना उसकी एफबीडी बना के स्टार्ट करोगे तो इजीली कर लोगे। अदरवाइज ये करोगे तो पहले T2 आ जाएगा, फिर इक्वेशन बनाओगे, फिर T1 आएगा है ना, यहाँ पे T1 आ जाएगा, फिर इक्वेशन बनाओगे, फिर T1 निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बेस्ट है पहले एफबीडी के लिए सबसे लास्ट में चले जाओ, जिधर फोर्स मान रहे हो भाई इधर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके लास्ट पे चले जाओ, इसकी एफबीडी बना के पहले इसको सोल्व कर लो। एक्सेलरेशन है तो लिखो, नहीं है तो 0 लिखो। ओके, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। चलो भाई नेक्स्ट पुली रॉक ब्लॉक सिस्टम देखते हैं। अब देखो अपनी स्टेप्स तो वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें। क्या क्या चेंजेस आएगा, देखो अपना पहला काम तो वही है, पहली स्टेप में क्या था अपना, पहली स्टेप में था कि अपना टोटल मास निकालना। तो टोटल मास जैसे यहाँ पे पुली ब्लॉक सिस्टम है तो यहाँ पे दो मास दिख रहे हैं आपको है ना, तो कौन कौन सा, M1 प्लस M2। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप है अपनी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैंने बोला नेट पुलिंग फोर्स। देखो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल आउट है, मतलब टेंशन का वैसे कोई रोल होता नहीं है। तो यहाँ पे कौन रोल कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी रोल कर रही है। ठीक है, तो उसका क्या रोल रहेगा, तो देखो मान लो इधर एक्सेलरेशन है, ये बता रहा है जैसे इधर है, तो इधर की साइड मान लेते हैं कि ये वो तो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, देखो M1G इसको खींच के लेके जा रहा है और M2G इसको अपोजिट में खींच रहा है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास कितना है M1 प्लस M2, ये रहेगा अपना है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप निकाल लेना, कैसे निकल जाएगा, G कॉमन ले लेना, तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ऑफ G, ऐसे करके। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे टेंशन नहीं लिया मैंने, देखो टेंशन लूंगा मैं तो प्लस का टी फिर माइनस का टी करूंगा तो नेट फोर्स वही आएगा वापस। तो इससे बेस्ट है कि टेंशन को छोड़ ही दो ऐसे है ना, ओनली ग्रेविटी फोर्स को ही देखो। ठीक है, सेकंड अब इसी की, जब हम अब देखो पुली वाले सिस्टम में एक ट्रिक याद रखना यहाँ पे डायरेक्ट करने का, कि ये चीज इसमें जब भी टेंशन निकालना हो आपको, जब भी ऐसे दो ब्लॉक सिस्टम दे रखा हो तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला आता है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, जो भी मासेस है उनका प्रोडक्ट कर दो, M1 इंटू को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में सम ऑफ मास, मतलब ये लो। और ये कहां से आया है, ये वहीं से आया है, हमने जो एफबीडी बनाया ना, पहले एक की एफबीडी बनाओ फिर दूसरे की बनाओ और फिर किया, तो ये वही किया है हमने काम। अब तीसरा नंबर, देखो इसमें कभी कभी रिएक्शन भी पूछ लेता है कि इस पे रिएक्शन कितनी लग रही है, जो आपकी पुली है ना उस पे रिएक्शन कितना लग रहा है, यहाँ पे ये R मान लो इधर और इधर। ठीक है, तो इस पे पुली इस पे कितना लगा रही है, जो भी हिंज हो रखा है ना अपना, तो ये इस पे कितना रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, तो उसका भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 2T डबल टाइम ऑफ ये टेंशन। तो देखो उसका डबल करोगे तो 4M1M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये इसका रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा या थ्रस्ट फोर्स ऑन पुलिंग। ठीक है, तो ऐसे करने हैं। चलो अब एक एक एग्जांपल्स के केसेस देख लें और इनकी कैसी कैसी वैल्यूज होती है वो देखते हैं, आओ। अब देखो ये पहला केस है अपना, जब एक मास तो रखा हुआ है किसी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है,
और एक मास यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। तो इस वाले केस में सबसे पहला काम अपना, पहली स्टेप क्या है, टोटल मास देखना। टोटल मास मतलब m1 प्लस m2। दूसरा, ये एसेलरेट हो रहा है, तो एसेलरेट हो रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटी एसेलरेशन लेके जा रहा है तो नीचे जा रहा है ये, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो भी टेंशन होगा वो, और यहाँ पे भी जो भी टेंशन होगा वो तो एक ही रस्सी है ना। हम रस्सी को क्या मान रहे हैं, स्ट्रिंग को क्या मान रहे हैं, आइडियल मान रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन एक जैसा रहने वाला है। एसेलरेशन भी कॉमन एसेलरेशन है ए, ठीक है। तो अब वो एसेलरेशन ही निकालना है। तो देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप है हमारा एसेलरेशन निकालना, जो कि मैंने बताया था नेट फोर्स। नेट फोर्स किस पे लग रहा है, देखो इस पे तो लग नहीं रहा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो नेट फोर्स किस पे लग रहा है, ओनली इस पे। और वो कितना है, m2g, है ना। तो सिर्फ m2g ही इसको खींच के लेके जा रहा है, तो m2g यही फोर्स है, ये तो फोर्स है ही नहीं कोई और तो, ठीक है। तो m2g इसका नेट फोर्स है। और टोटल मास कितना है, टोटल मास अपना वही m1 प्लस m। ये अपना कॉमन एक्सेलरेशन आ गया पूरा सिस्टम का, ओके। फिर थर्ड स्टेप क्या है अपनी, थर्ड स्टेप में है टेंशन निकालना। टेंशन निकालने के लिए अब देखो इसमें टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन तो यहाँ पे इसकी एफबीडी बना लो या फिर इसकी एफबीडी बना लो, ठीक है। तो मैं इसकी बना लेता हूँ कि यहाँ पे mg नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो ठीक है। तो mg खींच के लेके जा रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब mg को इस बार बड़ा मानना है हमें। तो ठीक है, mg को बड़ा मानोगे तो क्या लिखोगे, m2g, m2g माइनस टी। m2g खींच के लेके जा रहा है और t पीछे खींच रहा है इसको, तो m2g माइनस टी इक्वल टू ma। m कितना है, m2 है, और a कितना है अपना ये वाला वापस, कितना है m2g अपॉन m1 प्लस m। ऐसे करके आपको यहां से टेंशन निकाल लेना है, या फिर ऊपर वाले का भी यूज कर सकते थे आप, ठीक है। ऊपर वाले का कैसे, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये ओनली टेंशन ही है। तो टेंशन, टेंशन इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू ए, और m1 इंटू ए की वैल्यू आपको पता ही है। मतलब यहां से कैसे लिख सकते थे, t इक्वल टू m1a। तो m1a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, m1a की वैल्यू यहां से निकाला, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे स्टेप को सॉल्व करोगे तो वही टाइम लगेगा। और देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि क्या आया, ये ऐसे है ना दोनों मास का। अब देखो यहाँ पे मास एक ही है ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ पे मास का मल्टीप्लाई 2 नहीं किया, यहाँ पे मास का मल्टीप्लाई इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे आप कर सकते हो, ओके। सेकेंड, थर्ड, अब इसके इस कंडीशन में देखते हैं हम कि इस कंडीशन में कैसे क्या करना है। चलो आओ देखते हैं। दूसरा नंबर का कंडीशन, ओके। इसमें देखो, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, तीन ब्लॉक दिख रहे हैं। तीनों ब्लॉक जिसमें से दो ब्लॉक है ना ग्रेविटी की वजह से हैं, जिनमें ग्रेविटी लग रहा है, और एक ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, इस पे कोई ग्रेविटी नहीं लग रही है। तो अब क्या करोगे आप, इसको, ये तो अब मान लो इधर जा रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है ना, तो इसको ज्यादा मानोगे, सबसे ज्यादा इसी को मानोगे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा है, फिर ये इससे कम है, तभी ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो ये वाला जो ग्रेविटी फोर्स है m1g, वो इसको नीचे लेके जा रहा है डाउनवर्ड। तो इनका कुछ ना कुछ, अब ये इनका कुछ ना कुछ कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो अपनी वही स्टेप, पहली स्टेप क्या है, टोटल मास निकालना। टोटल मास निकालोगे तो यहाँ पे क्या क्या है, m1 प्लस कैपिटल M प्लस m2, है ना। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, नेट एक्सेलरेशन आएगा, देखो इसका तो कोई रोल होगा नहीं, है ना। ओनली ऑन किसका होगा, ये, क्योंकि ये तो टेंशन वाले हैं, इधर भी टेंशन वाले हैं, ये कट जाएंगे। तो इसको कौन लेके जा रहा है, ग्रेविटी, और इसको भी ग्रेविटी, है ना। तो इसका मतलब, और ये ज्यादा है ना। तो हम मान रहे हैं m1g, m1g ये लेके जा रहा है और ये इसको अपोज कर रहा है, मतलब माइनस करेंगे m2g, ये इसका नेट फोर्स आ गया, डिवाइड में टोटल मास, टोटल मास अपना m1 प्लस m प्लस m2, ओके। ऐसे, अब तीसरा काम अपना वही कि एक एक की एफबीडी बना लो। ये सेकंड स्टेप क्लियर होगी, थर्ड स्टेप एफबीडी बना लो। एफबीडी में मैंने बोला जहां पे फोर्स वगैरह लेके जा रहा है, इधर फोर्स लेके जा रहा है, तो सबसे पहले इस पे पहुंच जाओ और इसको सोल्व कर लो। तो इसके लिए एफबीडी क्या लिखोगे, m2 के लिए एफबीडी फॉर m2 कैसे लिखोगे, देखो उसमें कौन लेके जा रहा है, T2, तो T2 को बड़ा मानोगे, तो T2 माइनस m2g, m2g इक्वल टू ma है, तो m2 इंटू ए, और a की वैल्यू आपको पता है ये, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करोगे, ऐसे एफबीडी बना के आपको कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें कभी कई बार है ना, एक ही एक के बारे में पूछ लेता, T1 के बारे में पूछ लिया, T2 के बारे में पूछ लिया,
आप एफबीडी बनाना, लेकिन कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालना है वो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए आप। ओके चलो एक वेज वाली प्रॉब्लम और देखते हैं इसमें कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए इस वाले क्वेश्चंस के लिए देखो, आपका ये जो फोर्स है वो नीचे जा रहा है एक तरह से, है ना, तो इसका मतलब ये खींच के लेके जा रहा है, या फिर देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये मान लिया हमने, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, कोई सी भी डायरेक्शन मानोगे तो वो सही रहेगी। बाद में अपने आप यदि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने डायरेक्शन अपोजिट मानी है। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ अभी, आप ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, इधर भी तो यहाँ पे ग्रेविटी रोल आ रहा है और यहाँ पे भी ग्रेविटी का रोल है कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि ये इस बार इंक्लाइन है, इंक्लाइन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है भाई। ठीक है, तो M2G ऐसे लग रहा है और M1G ऐसे लग रहा है। अब M2G सरफेस में कैसे लगेगा, ये M2G साइन थीटा और M2G cos थीटा, ऐसे दो कंपोनेंट कर लिए इसके, है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। तो देखो यहाँ पे वही स्टेप्स हमारी, पहली स्टेप तो इसका मास, टोटल मास कितना हुआ M1 + M2। दूसरी स्टेप हमारा इसका कॉमन एक्सेलरेशन की किस कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है आपका इस वाले स्टेप और इस वाले स्टेप में ध्यान से देखना, जो कॉमन एक्सेलरेशन है, तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, ये देखो टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी इसको लेके जा रही है और यहाँ पे ग्रेविटी का mg sin थीटा कंपोनेंट इसको लेके जा रहा है उधर की साइड। ठीक है, तो ये है इन दोनों फोर्सेस की वजह से बैलेंस हो रहा होगा। तो अब मैं मान रहा हूँ ये ज्यादा है तो M1G ज्यादा है, तो M1G ज्यादा है, फिर माइनस करूंगा किसको, ये तो प्लस माइनस हो ही जाएंगे। ठीक है, ये तो कट गए टेंशन वाले तो, फिर ये इसको, तो ये इधर की साइड लग रहा है तो इसका अपोजिट M2G, M2G साइन थीटा, ध्यान रखना M2G मत लिखना, M2G साइन थीटा लिखना, क्योंकि ये इंक्लाइन पे है। ये फोर्स है आपका बैलेंस फोर्स, नेट फोर्स। अब टोटल मास कितना है M1 + M2, M1 + M2 ऐसे निकालना। यदि आपको कॉमन एक्सेलरेशन निकालना आ गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब एफबीडी बनाना है तो एक का बना लो फिर दूसरे का बना लो, काम खत्म। जैसे मैं इसका बना देता हूँ, वो तो बड़ा सिंपल एफबीडी है। ठीक है, तो इसका एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो टी इसको लेके जा रहा है तो टी बड़ा होगा, फिर छोटा कौन होगा M2G साइन थीटा, तो M2G साइन थीटा इक्वल टू M2A, M2A, और ए आपको पता है यहाँ से सेकंड स्टेप से। ठीक है, तो ऐसे किसी भी एफबीडी लिखना है, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। ओके अब जैसे इसी का एक और केस देखो, दोनों साइड इंक्लाइन हो तो क्या करोगे, वही है, देखो उसमें mg आ रहा था ना, अब इसमें M2G साइन थीटा आएगा, जो भी इधर जो भी एंगल है बीटा है, जैसे M2G बीटा और इधर M1G अल्फा, ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब इधर में मान लो ये इधर की साइड मूव हो रहा है, मान रहे हैं इधर की साइड मूव हो रहा है ये, तो इसमें बड़ा कौन है, ये वाला फोर्स है, तो इसका नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो इसका मास तो लिख लोगे, M2 तो लिख लोगे, M1 + M2। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर, दूसरी स्टेप एक्सेलरेशन लिखोगे तो नेट फोर्स के लिए आपको लिखोगे M1G साइन अल्फा माइनस वो वाला साइन माइनस करना पड़ेगा, M2G साइन बीटा, डिवाइड में टोटल मास M1 + M2, है ना। तो ऐसे करके आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ये एक्सेलरेशन आ गया, इसकी मान लो कुछ ना कुछ कैलकुलेट हो गई, कोई वैल्यू आ गई, है ना, J/2 या फिर और कुछ भी, उसको यूज करना अपने को एफबीडी में। एफबीडी वापस थर्ड स्टेप एफबीडी, अब किसी भी के लिए लगा लो, इसके लिए लगा लो या उसके लिए लगा लो, मान लो इसके लिए मैं लिखूं एफबीडी, तो इसको इस बार ले कौन जा रहा है, ध्यान रखना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जिधर मोशन है उसको बड़ा मानना। तो ये अभी इसको ये टेंशन लेके जा रहा है अभी, ठीक है, तो टेंशन को बड़ा मानूंगा मैं, तो टी माइनस इसको छोटा मानूंगा, तो टी माइनस अपोज कौन कर रहा है M2G साइन थीटा, M2G साइन एंगल कौन सा है, बीटा है, M2G बीटा इक्वल्स टू M2A, और ए आपने निकाल लिया है। तो इसमें जो भी वेरिएबल होगा, जैसे टेंशन वेरिएबल होगा तो वो यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है इधर, ये वाले, जब है ना 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा ब्लॉक हो ऐसे दे रखे हो तो आपको क्या करना है, तब भी आपको नेट एक्सेलरेशन वैसे ही निकालना है जो कि मैंने तरीका बताया है। मतलब जैसे
इसके अंदर कैसे करेंगे ये देखो आप, इसमें पहली स्टेप अपना टोटल मास निकालना, तो वही m1 m2 और m3 तीन मास आ गए इसमें, पुली ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, अब पहली स्टेप अपनी, पहली स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स, अब नेट फोर्स देखो कितना कितना लग रहा है, 1 2 और 3, तीन नेट फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसको हम मान रहे हैं इधर की साइड मूव हो रहा है, है ना, इधर की साइड मूव हो रहा है, इधर जा रहा है ये। ठीक है, तो इधर की साइड मतलब ये वाले प्लस में रहेंगे, ये वाला माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे m3g प्लस m2g माइनस ये वाला इसको अपोज कर रहा है, तो माइनस m1g, m1g डिवाइड में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, ये चीज रहेगी। अब यहां से आपने ये निकाल लिया, फिर आएगी थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा अपने को एफबीडी बनानी है। एफबीडी के लिए मैंने बोला इधर मूव हो रहा है तो सबसे पहले इस पे पहुंच जाओ, लास्ट वाले पे पहुंच जाना और वहां से एफबीडी बनाना स्टार्ट करना। जैसे मैं बोलूँ T1, तो T1 इसको लेके जा रहा है, तो T1 बड़ा होगा, तो T1 बड़ा हुआ, mg1 छोटा हुआ, तो mg1 को छोटा मान लो, ये लो T1 माइनस mg1 इक्वल टू m1a। ए आपने यहां से निकाल लिया सेकंड स्टेप से, आपका T1 सबसे पहले पता चल जाएगा। समझ गए ना, बार बार में यही तीन स्टेप फॉलो कर रहा हूं मैं, पहला टोटल मास, दूसरा नेट एक्सेलरेशन, तीसरा एफबीडी। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आओ। वो सारे कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन आए अप्लाई कर देना है ना, हमेशा क्वेश्चन आता है वहां से ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं ये, यहाँ पे देखो भाई एक्सेलरेशन पूछा है a1 a2 a3, a1 a2 a3 इन तीनों की वैल्यू पूछा है वो। ठीक है, और यहाँ पे दिया मास m m टू m m m। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स F2 लगाया, यहाँ पे फोर्स F1 लगाया। तो ये दिखने में तो एक जैसे ही दिख रहे हैं बट कुछ अलग है इसमें, है ना। पहली स्टेप अपनी टोटल मास, तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ ABC, तो यहाँ पे A B और C तीनों की कंडीशन लिखता हूँ, है ना। भाई टोटल मास लिखो भाई, इसमें टोटल मास कितना है, इसमें सिर्फ m है, इसमें कितना है, इसमें 2m और m 3m है इसमें। ठीक है, इसमें कितना है 2m है इसमें, है ना। अब मेरी दूसरी कंडीशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या, अब इसमें नेट फोर्स कितना है, देखो 2mg लगा हुआ है, अप्लाइड फोर्स है ना, और ये mg यहाँ पे खींच रहा होगा इसको पीछे, है ना, तो 2mg माइनस mg, अरे ये इधर की साइड है ना मोशन, ऐसे है ना मोशन, तो ये अपोज कर रहा होगा ना, 2mg माइनस mg, तो 2mg माइनस mg अपॉन टोटल मास m कितना आया भाई, तो 2mg से mg गया, mg से m गया g, ये लो भाई एक तो g आ गया इसमें। दूसरे वाले में इसमें देखो, इसमें 2mg इधर लग रहा है, 2mg इधर लग रहा है और एक mg इधर लग रहा है ना, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा 2mg, 2mg माइनस mg डिवाइड में टोटल मास कितना है 3m, तो यहाँ पे कितना आया भाई gy10 gy3, ये एक्सेलरेशन आया। फिर इस वाले में देख लो भाई, इस वाले में देखोगे तो यहाँ पे देखो mg एक ऑलरेडी लगा हुआ है ना, और एक mg ये खुद लगाएगा ग्रेविटी की वजह से, है ना, F2 फोर्स लगा हुआ है, एक mg खुद लगाएगा और एक mg ये है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा mg प्लस mg प्लस एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन का mg माइनस इधर वाला mg डिवाइड में टोटल मास 2m, तो यहाँ पे mg क्लियर, तो m से m कट गया तो gy2, तो gy2, तो ऐसे एक्सेलरेशन आएगी, इसमें g आया, इसमें gy3 आया और इसमें gy2 आया। समझ गए, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखते हैं, इक्विलिब्रियम वाली। इक्विलिब्रियम वाली में ध्यान रखना, जब भी इक्विलिब्रियम बोले इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब है आपको जो भी टेंशन वगैरह हैं, जैसे इसमें मान लो T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है, ठीक है, और वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स में T1 T2 कैलकुलेट करना है
और ये प्रॉब्लम मैं बताऊंगा इस प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। यहाँ पे T1 T2 आपको कैलकुलेट करना है भाई, ठीक। ये यहाँ पे 10√3 न्यूटन इसका वेट दे दिया, मतलब इसका वेट दे दिया ये एक तरह से, mg की वैल्यू दे दिया ये, ठीक है। इतना न्यूटन इसमें लग रहा है एक तरह से, है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ लो। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ेंगे तो इधर लग रहा है 10√3 न्यूटन, ओके। ये ऐसे हैं, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 60 है तो इधर वाले में 60 हो जाएगा, है ना। और ये ओनली T2 है ये अपना, ये आपका T1 है ये आपका, ठीक है। तो ये कितना आया T1 cos 60, और ये कितना आया T1 sin 60, है ना। वर्टिकल को इक्वल कर दो, T1 sin 60 इक्वल टू 10√3, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 गया तो T1 कितना आया 20 न्यूटन, √3 गया 2 मल्टीप्लाई हुआ 20 न्यूटन। वर्टिकल को क्लियर कर हो गया। अब इसको क्लियर कर लो, और इसको हॉरिजॉन्टल वाले को क्लियर करो, तो T2 इक्वल्स टू T1 cos 60, है ना। तो T2 कितना आया भाई, T2 कितना आया आपका, T2 आया है T1 कितना है 20, और ये कितना है cos 60 हाफ होती है वैल्यू, ये लो भाई 10 न्यूटन। सिंपल, एक स्टेप में आंसर, ऐसे स्टेप वाइज आ जाता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। बस आपने उठा के ऐसा मतलब एक डायग्राम बनाना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ लो, फिर उनके कंपोनेंट कर लो, हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को इक्वल इक्वल कर दो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में ना ये ऐसे पूछ रहा है कि मान लो इस पिन को यहां से इसको हटा के ऊपर लगा दे, है ना, और ये बैलेंस्ड रहे, तो बताओ कि इसमें कितना मिनिमम फोर्स आएगा। ध्यान रखना वो ऐसे पूछेगा इसमें कि इसमें ये बैलेंस रहे तो इसमें कितना मिनिमम टेंशन रहेगा। इसमें T1 T2 पूछा है वो, ठीक है, T1 और T2 पूछा है उसमें, और इस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है वो एक तरह से, ठीक है। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या फिर मिनिमम टेंशन होना चाहिए कुछ थीटा एंगल पे दे दिया तो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे वापस वही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, इधर भी वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये 60 है तो ये भी 60, है ना। ये थीटा है तो ये वाला थीटा आपका, तो इसका मतलब मैं इधर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा आएगा ये, इधर 60 डिग्री, इधर थीटा, है ना। इधर आपका T2, इधर आपका T1, और इधर आपका 10√3, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम में अब देखो क्या करना है अपने, अब यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वालों को एक वो करते हैं, तो यहाँ पे देखो दिखता है अपने को कि T1 cos 60, T1 sin 60, है ना। इस वाले को इधर लोगे तो हो जाएगा T2 cos 60 cos थीटा, और इधर T2 sin थीटा, ऐसे ये इसके इक्वल होएगा, मतलब इक्वेशन बनेगी T1 sin 60 प्लस T2 cos थीटा इक्वल्स टू 10√3। एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ऐसे बनाना है, तो T2 sin थीटा इक्वल्स टू T1 cos 60, ठीक है। अब वो आपको T1 ये T2 की वैल्यू पूछ रहा है मिनिमम क्या होगी, है ना। तो T1 देखो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर T1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो T1 आएगा भाई देखो यहाँ पे T2 sin 60, T2 sin 60 डिवाइड cos, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 इससे गया तो 2 हो गया इधर, है ना। तो T1 इक्वल टू ये आ गया। ये वाली इस इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, है ना। तो दो इक्वेशन से जो T2 T1 की वैल्यू निकल के आई वो इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 की जगह में ये पुट करूंगा 2T2
ये आया साइन थीटा, फिर प्लस टी टू और ये कॉस थीटा इक्वल टू tan√3 ऐसा बन गया। T1 जो यहाँ पे T1 था, T1 की जगह मैंने T1 की वैल्यू पुट कर दी है। अब देखो ये इक्वेशन बनी है, तो यहाँ पे T2 कॉमन ले लो, T2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, वो उसको मैं 10 के डिवाइड में दे रहा हूँ, tan√3 के डिवाइड में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया, देखो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आया है T2 का वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि मिनिमम टेंशन की क्या मतलब मिनिमम T2 क्या होना चाहिए। अच्छा, ये T2 मिनिमम होगा तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और मैंने आपको बेसिक मैथ्स में एक बताया हुआ है कि कभी भी ऐसे आए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, है ना, नीट वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, मैथ्स वाले तो प्रूव भी कर सकते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आपको ऐसे बताई हुई है कि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, मतलब इनके कोफिशिएंट होते हैं, उन्हीं का स्क्वायर करके रूट ले लो, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम। अब ये बोल रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इसके डिवाइड में जो है नंबर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ये मिनिमम होगा अपना, है ना। इसका मतलब है कि इसकी जगह क्या पुट करें हम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे a क्या है 2 है और b क्या है 1 है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी भाई आपकी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो ये कितना आया 4 रूट ऑफ 5, तो T2 इक्वल टू कितना आया भाई, T2  tan√3 डिवाइड में ये वैल्यू रूट ऑफ 5 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका डिवाइड दोगे तो रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 5 2, मतलब जो भी आएगा अपना 10 और ये 5 से कट जाएगा 2 आ जाएगा ना इधर, तो 2 और अंदर बच जाएगा हमारा 5 × 15, या फिर ऐसे ही छोड़ दो इसमें। ठीक है, तो ये आपकी नंबर आ जाएगा, ध्यान रखना ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, समझ गए ना, ऐसे करना। तो ये इसकी क्या आ रही होगी, मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम इतना टेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी मिनिमम मैक्सिमम से भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना ये वाली स्टेप आपकी, जो कि आपकी गोल्डन वैल्यू है, ध्यान रखना ये क्या है, गोल्डन वैल्यू है, कि ऐसे मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं। मैंने कई बार बच्चों को बताया ये चीज कि ऐसे मिनिमम मैक्सिमम आप पता कर सकते हो। ओके, चलो भाई, अब आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ध्यान रखना, हम स्प्रिंग में वापस एसएसएम में भी देखेंगे, लेकिन अभी देख लो, जब भी आपकी स्प्रिंग होती है तो उसमें एक कोफिशिएंट होता है स्प्रिंग कोफिशिएंट, और जितना वो डिपेंड करती है उसके कंप्रेशन पे या फिर उसके एक्सपेंशन पे, कितना कंप्रेस हुआ उतना ही फोर्स डेवलप होता है। स्प्रिंग का खुद का एक ऐसा नेचर है। ठीक है, तो वो जो उसका जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के, कि कितना कंप्रेस्ड हुई है। ठीक है, उतना ही वो फोर्स डेवलप करती है। जब कांस्टेंट लेते हैं तो ये, और ये इसके अपोजिट के, ध्यान रखना, मतलब इसके अपोजिट में हमने कंप्रेस इधर किया तो फोर्स इधर लग रहा होगा, इसलिए हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। तो F इक्वल टू माइनस की एक्स हम पढ़ते हैं, तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, तो जब कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और जब एक्सपेंड करेंगे तो फोर्स इधर लग रहा होगा, उसको वापस खींच रहा होगा। ठीक है, और इसको एज इट इज जैसे टेंशन होता है ना वैसे ही इसको मान लेना है। मान लो पहले टेंशन है और फिर उसको वैसे कर लेना आप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो इसमें है ना हमें क्या निकालना है, जैसे क्वेश्चन है तो इसमें बोल रहा है कि एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग इक्विलिब्रियम, तो इसमें वही x1 बताना है, x1 और x2 बताना है कि टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ, है ना। तो देखो यहाँ पे मास लटका, यहाँ पे मास लटका, तो यहाँ पे क्या हुआ mg आया, तो 20 न्यूटन नीचे आ गया, 2 × जी 20 न्यूटन लग रहा है, तो ये T2 लग रहा है। और इक्विलिब्रियम में तो T2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20 न्यूटन, है ना। और स्प्रिंग और जब टेंशन होती है, कभी भी ध्यान रखना ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, तो इसमें जो टी डेवलप हो रहा होगा इक्विलिब्रियम में, वही आपका फोर्स होगा हमारा स्प्रिंग का, ध्यान रखना। मतलब जो टेंशन है उसको kx लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो रहा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ तक, अब ये T2 ये टेंशन है ना, यहाँ तक T2 ये, अब ऊपर वाले के हम एमपीडी बनाए तो वहां पे क्या क्या लग रहा है, देखो इसमें mg लग रहा है एक, तो
है ना, m1g। तो यहाँ पे T1 ऊपर लग रहा है, T1 ऊपर लग रहा है और T2 और mg नीचे लग रहे हैं। तो T2 और mg m1g नीचे लग रहा है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आई, T2 कितना आया था 20 और ये कितना है 1 kg तो 10। तो T1 की वैल्यू कितनी आई 30 kg, है ना, 30 न्यूटन। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू भी आ गई, T2 की वैल्यू भी आ गई। अच्छा तो वापस वही कर दो, तो K इक्वल टू T1 कर दो और K2 इक्वल टू T2 कर दो, तो आपको एक्सपेंशन पता चल जाएगा। T2 कितना है 20 और K कितना है इसका 100 इंटू x2। तो x2 यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। x2 कितना आया, x2 आया इसका 0.2 मीटर आ जाएगा। और इसमें x1 कितना आया, T1 की वैल्यू पुट कर दो, T1 की वैल्यू 30 इक्वल टू के 100 इंटू x1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है भाई 0.3 आ गई। तो 0.3 और 0.2, तो टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ, टोटल एक्सपेंशन कितना हुआ भाई इसका, टोटल एक्सपेंशन हुआ x1 प्लस x2। इसका मतलब है 0.2 प्लस 0.3, इसका मतलब 0.5 मीटर। ये आपका आंसर है। ओके, क्या रहा है, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग तो, ओके ठीक है। अब आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये लास्ट टॉपिक आज का और इस चैप्टर का, सूडो फोर्स, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो हम जो भी चीजें देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं रेस्ट में दिख रहा हूँ, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं अर्थ पे हूँ और अर्थ रोटेट हो रही है, मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन कोई मून पे बैठा है तो मून पे मेरे को दिख रहा होगा, तो मैं एक रोटेशन में दिखूंगा उसको, है ना। तो इसका मतलब है कि सारी कहानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है, हम किस फ्रेम के अंदर हम किसी चीज को देख रहे हैं, है ना। तो वो होता है, ध्यान रखना, दो टाइप के फ्रेम होते हैं, ठीक है। एक तो इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो कि न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, या फिर वहां पे हमारी जो मोशन की इक्वेशंस वगैरह ये सारी है वो लग सकती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहाँ पे न्यूटन का लॉ नहीं लगता है ना, न्यूटन की इक्वेशंस वगैरह नहीं लगती है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन बाई साहब एप्लीकेबल होते हैं और यहाँ पे न्यूटन बाई साहब एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं आपको, इसी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का ही एक एग्जांपल है यहाँ पे। ये जैसे ये बस है, बस है तो बस किसी एक एक्सेलरेशन से आगे चल रही है और वहां पे एक स्ट्रिंग से, एक बॉल ऐसे बंधी हुई है। तो वो ग्रेविटी की वजह से एकदम नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी ऐसे जा रही है ना, तो वो ऐसे ऐसे थोड़ी तिरछी रहेगी, किसी एंगल पे ऐसे मूव हो रही होगी वो। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे, तो जबकि न्यूटन भाई साहब के अकॉर्डिंग तो mg लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसी में, क्योंकि ये क्या हो गया, ये जो बॉल है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गई, है ना। इसका मतलब यहाँ पे एक ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी लग रहा है और एक हिडन फोर्स और लग रहा है। जो हिडन फोर्स लगता है उसी को सूडो फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सूडो फोर्स की वजह से ये बॉल इधर जा रही है, मतलब इस पे एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। तो ये एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, ग्रेविटी इधर लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर लग रहा होता है ये, जो कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर हो जाता है। दोनों 90 पे तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा, है ना, या फिर जो भी एंगल रहेगा इनके बीच में उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे, जो भी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है या फिर जी नेट या जी इफेक्टिव, है ना, वो लग रहा होता है यहाँ पे, ऐसा होता है। तो ये जो हिडन फोर्स है उसी को सूडो फोर्स बोलते हैं। और सूडो फोर्स ये बोलता है कि जब आप मोशन में इधर हो तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ओके। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें हैं, ध्यान रखना। To apply a Newton law motion in non-inertial frame is need to be applied pseudo force. It is a imaginary force which is used to explain the motion of the object non-inertial frame. नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को समझाने के लिए जो फोर्स यूज होता है वो सूडो फोर्स होता है, और ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ओके ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी ये फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी थीटा यहाँ पे है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये जी इफेक्टिव अपना ये आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो वही इनके बीच में जो भी एंगल वेंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम जी नेट निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, ए आ गया, तो यहाँ पे टेन थीटा कैसे लिखोगे, टेन थीटा इक्वल टू
P अपॉन बी, तो P आपका A हो गया और ये G हो गया, तो A अपॉन G। तो A का एक्सेलरेशन जो सूडो मतलब सूडो फोर्स में जो एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो आएगा आपका G tan थीटा, है ना। कितना एंगल वो बना रहा है अपने इनिशियल से, ठीक है। तो ऐसे एक्सेलरेशन भी निकालते हैं इसका, ओके, ऐसा पता कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे रहेगा। जैसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, थीटा एंगल पे कोई m मास रखा है, कैपिटल M मास है, तो देखो ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा, स्मूथ है ना ये, है ना। तो ये इधर की साइड जा रहा है, तो ये ऐसे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो देखो छोटा जो ब्लॉक है वो ग्रेविटी की वजह से इधर जा रहा है, किससे जा रहा है, जी साइन थीटा से जा रहा है, वो जी नीचे लग रहा है तो जी साइन थीटा से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जी साइन थीटा से इधर जा रहा है, तो इस पे एक फोर्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइड टू द वेज सो ब्लॉक मास ऑफ m kept वेज ऑन द रिमेनिंग रेस्ट। देखो ये जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ, नीचे चला जाएगा, तो इसको हॉरिजॉन्टल में क्या एक्सेलरेशन दे ताकि ये इस पे रेस्ट पे रहे। इसका मतलब है यहाँ पे एक सूडो फोर्स, मतलब इसको क्या एक्सेलरेशन दे इधर, है ना, ताकि ये इस पे एक सूडो फोर्स लगे और सूडो एक्सेलरेशन इधर लगे, है ना, ताकि ये इस पे रिमेनिंग हो जाए, मतलब वो रेस्ट पे रहे, बैलेंस कर ले उसको। और इस पे ऑलरेडी क्या ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है एक, है ना। तो ये वाली चीज है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे ये भी थीटा हो जाएगा अपना, ठीक है। ऐसे बनाए हम, तो ये ऐसे है, यहाँ पे ये थीटा है, इधर ये थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटी है, ठीक है, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन है इधर, ठीक है। तो कितना एंगल दे इसको, तो अभी ऊपर वाली बात आई है, वही बात यहाँ पे आ गई है वापस, ठीक है, कि ये यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है, ये जी इधर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इधर है, तो यहाँ से एंगल बना सकते हो आप tan थीटा इक्वल्स टू, दिख रहा है ना यहाँ पे, इस ए को यहाँ पे मान लो ए, और ये है ऐसे थीटा इधर है, तो ये पी हो गया अपना, पी हो गया, पी अपॉन बी होता है ना tan थीटा, तो पी क्या हो गया अपना ए हो गया, और पी अपॉन बी ये थीटा है ना, तो ये अपना पी हो गया जी, और ये क्या हो गया, ये ए हो गया अपना, तो ये ए हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहा है, एक तरह से यहाँ से निकल के आ रहा है कि ए इक्वल टू जी अपॉन टेन थीटा, ऐसे टेन थीटा की वैल्यू रख सकते हो। अच्छा साइन कॉस की फॉर्म में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइन कॉस की फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है, वो भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा, ये ए है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो ए, तो वो उसके बराबर कर दो, तो फिर ए cos थीटा आ जाएगा इधर, ए cos थीटा आ जाएगा, ए cos थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, बात वही आएगी, ठीक है, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा आएगा तो बात वही आ जाएगी आपकी, जैसे ए इधर लिया है ना आपने, ठीक है, बात वही आएगी। तो ये ऐसे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इतना एक्सेलरेशन दोगे तो आपकी पार पड़ेगी, ओके। सूडो फोर्स में इतना ही था, और यहाँ पे मेरे को उम्मीद है कि एनएलएम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे फिर, ओके, थैंक यू, बाय।